हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन करेंगे जानना क्या है और जानने की प्रक्रियाओं विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जानना का सामान्य अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आप किसी भी विषय में कोई नियम या कोई सिद्धांत को पढ़ते हैं और उसका आप प्रयोग कर पाते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसका मतलब आपने उस विषय के बारे में अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो वही आपका जानना है। लेकिन आप कोई भी नियम या सिद्धांत केवल पढ़ते हैं और उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल आपको ज्ञान है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वहाँ पे आपका जो जित आप अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आपका नहीं हो पाता है। बस आपको उस विषय के बारे में ज्ञान है लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपका उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जानना क्या है। तो देखिए लिखा हुआ, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना भी है। यानी कि फ्लेक्सिबल, यहाँ पे बच्चों को केवल ज्ञान नहीं ठूस ठूस देना दिमाग में, उनको यहाँ पे थोड़ा सा लचीलापन भी लाना है ताकि वो उस ज्ञान को अप्लाई भी कर सके। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे, ज्ञान को हम निम्न नामों से भी जानते हैं, जैसे बोध जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, या अवबोध या समझ। जानना एक तरह का मानसिक प्रक्रिया है। इसमें चिंतन करने की योग्यता के साथ साथ प्राप्त ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना भी है। जैसे संतोष ने न्यूटन के गति के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, और जब उनसे इनके इसके बारे में पूछा जाए तो उस समय छात्र उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो कहा जाएगा कि छात्रों को न्यूटन के गति के नियम के बारे में ज्ञान है। परंतु यदि ये पूछा जाए कि न्यूटन के प्रथम एवं अंतिम नियम में कोई संबंध है या नहीं, यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ दे पाता है तो कहा जाता है कि छात्र में समझ विकसित हो रही है, अर्थात जानना ज्ञान से तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है जानना का अर्थ और परिभाषा। जानना का सामान्य अर्थ होता है विषय के प्रति समझ को लचीला ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता से है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार लचीले ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल एवं अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल ज्ञान सभी को समझा सके। उसके बाद है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार अवधारणा तर्क चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। फिर है बेसिंग एंड बोसिंग के अनुसार। उसके बाद लिखा यहाँ पे डेफिनेशन में, अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है। जानने की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस देखेंगे। जानने की प्रक्रिया व्याख्या करती है और काफ़ी हद तक ज्ञान के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या करती है। जानना धारणा, कारण, भावना और संहिताकरण के माध्यम से होता है। जानने के वैध तरीके हैं धारणा, कारण, भावना और भाषा। सभी का एक विषय, उद्देश्य और स्थान होता है। शैशवावस्था से प्रारंभिक बचपन तक का बच्चा ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रिय यानी कि सेंसिस बोध पर बहुत अधिक निर्भर करता है। देर से बचपन में कदम रखने के बाद ही जानने के अन्य तीन तरीके होने लगते हैं। भाषा और भावनाओं के बाद तर्क होता है, और बाल्यावस्था तक ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में इन चारों का समावेश होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जानने की विशेषता क्या है। पहला है अवबोध, ज्ञान के विभिन्न अवयवों में अंतर संबंध स्थापित करना। अवबोध के द्वारा हम तथ्यात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक समझ में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद लिखा है, लोगों के व्यवहार एवं इच्छाओं को जानने की योग्यता अवबोध है। किसी विषय या स्थिति को ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर मापन करने में अवबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवबोध का प्रमुख विशेषता है सामान्य वर्ग से संबंध है। उसके बाद लिखा है, कल्पना एवं वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है। परिवर्तन की स्थिति समझ या अवबोध के द्वारा ही ला सकते हैं। उसके बाद देखेंगे विभिन्न तरीके कौन कौन से जानने के। भाषा, ज्ञानानुभूति, संवेग, प्रयोजन, तर्क, कल्पना, अंतर्ज्ञान, विश्वास और स्मृति।
तो सबसे पहले है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सर्वाधिक ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। हमारी दैनिक भाषा भी समाज के प्रभावशाली समूह द्वारा प्रभावित होती रहती है, भले ही हमें इसको एहसास ना हो। भाषा के माध्यम से ही समाज अपना ज्ञान और संस्कृति अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। भाषा ज्ञान संवाद स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। भाषा कई प्रकार की होती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता एवं महत्ता होती है और वह जिस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उस क्षेत्र विशेष को जोड़ कर रखती है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, बीच में शिक्षार्थी को रखना है। उसके बाद ज्ञान के साधन देखेंगे और उसके बाद ज्ञान के क्षेत्र यानी कि स्कोप। तो गणित में है, नैतिक शास्त्र में है, कला, इतिहास, मानव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, इन सब में ज्ञान के क्षेत्र हैं। और बीच में आपको ज्ञान के साधन दिख रहे होंगे। तो देखेंगे ज्ञान के साधनों का वर्गीकरण का फ्लो चार्ट है ये। तो दूसरे नंबर पे था ज्ञानानुभूति। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान को बाह्य संसार से प्राप्त करते हैं। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि इंद्रियां पांच होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। प्रत्येक इंद्रिय का अपना विशेष कार्य होता है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को नई नई अनुभूतियाँ ज्ञान प्राप्त होती हैं। वर्तमान में इन इंद्रियों के अतिरिक्त कुछ नई इंद्रियों को ज्ञान प्रदान करने वाले कारकों में सम्मिलित किया जाता है, जैसे गर्मी, दर्द, गति, संतुलन, भूख एवं प्यास की अनुभूति। इनके माध्यम से भी हमें एक नए प्रकार का ज्ञान अनुभूति की प्राप्ति होती है। इससे लोग नए प्रकार की नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करते हैं और अपना विकास करते हैं। तीसरे नंबर पे है संवेग यानी कि इमोशन। संवेग को लेकर हमारे सामने दो दृष्टिकोण आते हैं। प्रथम प्राकृतिक दृष्टिकोण एवं द्वितीय द्वितीय सामाजिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि संवेग हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों एवं अनेक उनके कारणों का परिणाम होता है। उसके बाद है प्रयोजन तर्क। तर्क हमें हमारी इंद्रियों के तत्काल अनुभव से परे जानने की अनुमति प्रदान करता है। यह हमें तार्किकता के करीब ले जाता है। हम किसी भी समस्या का समाधान निष्कर्ष प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंत तक तार्किक रूप से विश्लेषण कर निकालते हैं। मनुष्य की तार्किकता भी अनुमान पर आधारित हो सकती है, परंतु अंततः उसे वास्तविक तथ्यों द्वारा प्रमाणिक कर तार्किकता तक पहुंचाना होता है। उसके बाद है पाँचवें नंबर पे कल्पना। परंपरागत रूप से कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया माना गया है जिसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी छवि या तथ्य का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कल्पना की शक्ति एवं महत्व का अनुमान इस आधार पर किया जा सकता है कि अब इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसकी उदाहरण ऑटिज्म एवं मानसिक बीमारियों में। उसके बाद है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान को तात्कालिक अनुभूति या वह ज्ञान जो बिना पूर्व निष्कर्ष, सबूत या औचित्य के स्पष्ट रूप में वर्णित है। अंतर्ज्ञान को तार्किकता के विपरीत कहा जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों के प्रामाणिकता को लेकर तार्किक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। फिर 7 नंबर पे है विश्वास। विश्वास शब्द को धार्मिक आस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य अर्थों में विश्वास का प्रयोग धर्मनिरपेक्ष रूप में किया जाता है। हालांकि अधिकतर विश्वास को भगवान या देवताओं में विश्वास के साथ जोड़ा जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से जब इसे अनुभव और वास्तविकता के साथ इसे जोड़कर देखा जाता है तो उस समय इसका संबंध मानववाद के साथ होता है। उसके बाद है स्मृति यानी कि मेमोरी। स्मृति वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थितियों में प्रयोग करता है तथा वर्तमान ज्ञान को स्मृति में सुरक्षित रखता है। प्राचीन काल में जब लिखने की उचित व्यवस्था नहीं थी, तब लोग अपने स्मृति आधारित ज्ञान के आधार पर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। स्मृति के आधार पर ही छात्र कठिन से कठिन तथ्यों को अपने मस्तिष्क में स्मरण कर सुरक्षित रखते हैं तथा परीक्षा एवं अन्य आवश्यकता अनुसार स्थितियों में प्रयोग करते हैं। विभिन्न तथ्यों, प्रत्ययों, अवधारणाओं को जब छात्र समझते हैं तो वे उस तत्काल लिखित रूप में नहीं रखते, बल्कि वे इसे स्मृति में ही सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार स्मरण शक्ति एवं स्मृति का छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।
फिर हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध या समझ विकसित जरूरी होना चाहिए। इसलिए छात्र को प्रत्येक विषय, तथ्य या अवधारणा को ठीक से समझे, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक रूप में विभिन्न तथ्यों को समझे। तो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।